लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 16 कर्व की बात करी थी उसमें से 4 के हम लोग चेक कर चुके हैं। 5वें से जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैं देखता जा रहा हूँ, आप चेक करते जाना सही है कि गलत है। 5वां केस का सीक्वेंस वही रखना जो मैंने लिखाया था, है ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो केस 5 नाम लेता जाऊंगा मैं। केस 5 था डिमांड ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा और ग्रेटर देन का साइन डिमांड की तरफ। इसकी ऑब्जर्वेशन है इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ रहा होगा, क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी, सॉरी क्वांटिटी कम हो रही है और ग्रेटर देन का साइन क्वांटिटी की तरफ है। हाँ क्वांटिटी बढ़ रही है, हाँ इसकी भी बढ़ रही है लेकिन इसने लिखा गलत है, सही कर लेना, ठीक है। प्राइस भी ज्यादा है और क्वांटिटी भी ज्यादा है और ग्रेटर देन का साइन क्वांटिटी की तरफ है। केस 5 सबका सही है, खुशी सही है। 5th, अब 6 पे आओ। केस 6 में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, ग्रेटर देन का साइन सप्लाई की तरफ है। इसकी ऑब्जर्वेशन है प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। क्वांटिटी बढ़ रही है, गलत आ रही है, दे रही है, ले तू चेक कर इसको, देखो बना लेते हैं इसको। पहले स्टैंडर्ड डायग्राम, ये डिमांड और ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या करना है हमें, डिमांड बढ़ाना है, सप्लाई भी बढ़ाना है, लेकिन ग्रेटर देन का साइन सप्लाई की तरफ है, मतलब ज्यादा चेंज किस में आना चाहिए, सप्लाई में आना चाहिए। तो मैं सप्लाई को बढ़ा रहा हूं, ये सप्लाई बढ़ा दी मैंने S1। अब डिमांड भी बढ़ानी है मुझे लेकिन कम, तो डिमांड बढ़ेगी तो राइट वर्ड D1 इंटरसेक्शन पहले यहां था, अब इंटरसेक्शन यहां हो गया। अब यहां से खींच दो P1 Q1, ठीक है। तो प्राइस तो फॉल हुई और क्वांटिटी बढ़ी, यही हो रही है तुम्हारी भी। इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। ग्रेटर देन क्वांटिटी में ज्यादा है कि प्राइस में ज्यादा है, क्वांटिटी में, तो साइन का लगाऊंगा क्वांटिटी की तरफ, ठीक है। बेटा ये पूरा क्लियर दिख रहा है, इसमें बराबर दिख रहा है ना। चलो हो गया ये पूरा। अगले केस पे आओ, 6 के बाद 7। मिस्टेक मिल गई बेटा उर्वी का, क्या गलती करी है? 7th, यहां पे भी वही है, केस का नाम है डिमांड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा और बीच में इक्वल टू का साइन है बस। इसकी ऑब्जर्वेशन सुन लो, प्राइस विल रिमेन सेम, क्वांटिटी विल इंक्रीज। सबकी यही है, प्राइस विल रिमेन सेम, क्वांटिटी विल इंक्रीज। ये 7 केस हो गए आपके। 8वें केस का नाम है डिमांड फॉल, सप्लाई फॉल, ग्रेटर देन का साइन डिमांड की तरफ है। ऑब्जर्वेशन सुनो, इसमें प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है, प्राइस भी कम क्वांटिटी भी कम, और ग्रेटर देन का साइन क्वांटिटी की तरफ है। क्लियर, गुड। 9th में भी डिमांड कम है, सप्लाई कम है, ग्रेटर देन का साइन सप्लाई की तरफ है। 9 केस, इसकी ऑब्जर्वेशन सुन लो, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, ग्रेटर देन का साइन क्वांटिटी की तरफ है। ओके। और 10th, डिमांड भी कम है, सप्लाई भी कम है और बीच में इक्वल टू का साइन है। यहां पे प्राइस सेम है और क्वांटिटी कम हो रही है, प्राइस सेम है और क्वांटिटी कम हो रही है। 10 केस। 11 केस का नाम है डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, ग्रेटर देन का साइन डिमांड की तरफ है। यहां प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है और ग्रेटर देन का साइन प्राइस की तरफ है। सबका गुड। 12th, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इस बार इधर है, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है और ग्रेटर देन का साइन प्राइस की तरफ है। प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है, ग्रेटर देन का साइन प्राइस की तरफ है। क्लियर। 13, दोनों बराबर। 13 में क्वांटिटी सेम है और प्राइस बढ़ रही है, इस बार क्वांटिटी सेम है और प्राइस बढ़ रही है। सबका यही है, गुड। 14,
डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, इसमें प्राइस प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सेम है। बना लेते हैं इसको, 13 वाला बना लेते हैं। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। बोर्ड पे देखो प्लीज, बोर्ड पे देखो, स्टैंडर्ड डायग्राम, ये डिमांड और ये सप्लाई, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। क्या करना है बच्चों? डिमांड बढ़ानी है और सप्लाई कम करनी है। डिमांड बढ़ानी है तो उधर और सप्लाई कम करनी है तो लेफ्टवर्ड, और दोनों में इक्वल होना चाहिए। मेरे पास स्केल नहीं है, पूरा अंदाजे से बनेगा, तो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना। D1 और D1, ये डिमांड बढ़ी और सप्लाई को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, S1 S1, ठीक है, ये इंटरसेक्शन, क्वांटिटी सेम और प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी तो सेम है और प्राइस बढ़ेगी। ये और परफेक्ट बनता अगर स्केल से बनाता तो। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, चिन्नू क्या गलती करी है? जबकि मैंने कहा है जब भी इक्वल टू का साइन होना तो प्राइस और क्वांटिटी में से एक चीज सेम रहेगी, ये याद रखना। अगर एग्जाम में ऐसी गलती हो भी जाए तो समझ जाना तुमसे ही गलती हो रही है, क्योंकि ये तो तय है अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो प्राइस और क्वांटिटी में से एक चीज सेम रहेगी। समझ गए बच्चों? चलो 14 का है, डिमांड भी कम सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, इसमें प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है, और ग्रेटर देन का साइन प्राइस की तरफ है। 14वां केस, ग्रेटर देन का साइन प्राइस की तरफ है। 15वां केस, इसमें प्राइस कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है। प्राइस कम और क्वांटिटी ज्यादा, और ग्रेटर देन का साइन इसमें प्राइस की तरफ है। और लास्ट में क्वांटिटी सेम है और प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी सेम है और प्राइस कम हो रही है। ये आपके 16 कर समाप्त हुए। अब एक बार मेरी बात सुनो, इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसे तो आएगा नहीं है 16 कर बनाओ या 1 बनाओ या 2 बनाओ। एग्जाम में इसका क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर से लिंक होकर आएगा। जैसे जब ये बोर्ड में आता था 2 साल पहले, माइक्रो 12th में थी, तो 2 साल पहले का क्वेश्चन बनाता हूं बोर्ड का। ये क्वेश्चन आया, जम्मू एंड कश्मीर में खराब वेदर के कारण बहुत सारी एप्पल वैलीज खराब हो गई। कश्मीर से हमारे यहां सबसे ज्यादा एप्पल आते हैं, एप्पल वैली सबसे ज्यादा कश्मीर में ही है। तो वेदर के कारण एप्पल वैलीज सारी डिस्ट्रॉय हो गई और एकदम से एप्पल की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ, तो एप्पल कम आए हमारे पास। नाउ इसको चेन ऑफ इफेक्ट ट्रांजैक्शन से समझाओ कि इससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब बच्चा सोच रहा है यार ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, डिमांड का है, सप्लाई का है? ये मार्केट का क्वेश्चन है। जहां तुम्हें ऐसी कोई केस स्टडी दिख जाए जहां डिमांड, खुशी बेटा इधर ध्यान दे ले, जहां पे तुम्हें दिख जाए डिमांड कम होने की बात हो रही है, सप्लाई कम होने की बात हो रही है, डिमांड बढ़ने की बात हो रही है, सप्लाई बढ़ने की बात हो रही है, तो समझ जाना वो ये मार्केट का क्वेश्चन है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? उसने आपको ये तो बोल ही दिया सप्लाई कम हो रही है और डिमांड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अब आप डिमांड को सेम रखोगे। तो कर्व कैसे बनाओगे आप? कर्व ऐसे बनाओगे, डिमांड सप्लाई, और सप्लाई कम होती है तो लेफ्टवर्ड, तो सप्लाई पहले इक्विलिब्रियम यहां है और यहां है। अब सप्लाई को कम कर दो, ये सप्लाई कम, और डिमांड को मत छेड़ना, डिमांड के लिए कुछ भी नहीं बोला। पहले इंटरसेक्शन यहां था, अब इंटरसेक्शन, तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी। अब इसको लिख के समझाओगे आप। फर्स्ट वी हैव ड्रॉन डिमांड कर्व DD, मैंने नोट्स में लिख रखा है। देन वी हैव ड्रॉन सप्लाई कर्व SS। फिर तीसरे पॉइंट पे लिखोगे इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ। ये तीन तो सेम लाइन है, तो लिखनी है तुम्हें। फर्स्ट वी हैव ड्रॉन डिमांड कर्व DD, देन वी हैव ड्रॉन सप्लाई कर्व SS, इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ। ये तो लिखोगे। इसके बाद सुनो इधर, ड्यू टू destruction of apple valleys in Kashmir, supply reduces and supply curve shift towards leftward। सप्लाई कम हो गई और सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हो गया? लेफ्टवर्ड। ये लिखोगे तुम?
एंड वी हैव ड्रॉन न्यू सप्लाई कर्व S1 S1। क्या लिखोगे? वी हैव ड्रॉन न्यू सप्लाई कर्व S1 S1 एंड एट दैट पॉइंट न्यू इक्विलिब्रियम इज OP1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ1। और फिर लास्ट में कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी रिड्यूसेस फ्रॉम OQ टू OQ1। और ये पूरे 6 नंबर तुम्हें मिलेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं। तुमने अगर कर्व सही भी बना दिया तो उसे वो 3 नंबर ही देगा, और स्टेप भी तुमने एकदम परफेक्ट लिखी है और पॉइंट में लिखोगे, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखोगे, एक एक चीज पॉइंट में लिखोगे। पहले हमने ये किया, फिर हमने ये किया, जो करते जा रहे हो ना वो लिखते जाओ, पूरे 6 नंबर मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? और तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो इधर, झारखंड में एक विलेज है, वहां पर जमशेदजी टाटा ने एक टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक ब्रांच डाली झारखंड में। वो ब्रांच डालने से वहां के बहुत सारे बेरोजगार लोगों को जॉब मिल गई। जॉब मिलने से उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो लोग बहुत ज्यादा कलर टीवी खरीदने लगे। क्वेश्चन कहां से कहां चला गया? बताओ मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? अब तुम्हें समझना है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सप्लाई को कांस्टेंट रखना और डिमांड को बढ़ा के एक नया कर्व खींच देना। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना बेटा? तो ऐसे यहां खड़े खड़े में हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं, हजारों। जितने डिमांड पे है, सप्लाई पे, जितनी भी चीजें तुमने डिमांड के बारे में पढ़ी है, सप्लाई के बारे में पढ़ी है, कोई भी एक फैक्टर को उठा लेगा और उस पे से वो लिख देगा। तुम्हें याद रखना है बस कि डिमांड किसी भी रीजन से बढ़े, राइटवर्ड शिफ्ट, किसी भी रीजन से कम हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सप्लाई में भी सेम, किसी भी रीजन से बढ़े राइटवर्ड और किसी भी रीजन से कम हो, लेफ्ट। लेकिन अगर वो कोई क्वेश्चन में सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ाने की बात कर रहा है तो फिर आपको वो स्पेशल केसेस जहां दोनों बढ़ाना है। कुछ पूछ रहे बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। ठीक है, आपको जो मैंने नोट्स दिए उसमें पहले इक्विलिब्रियम प्राइस बता रखा है, क्वांटिटी बता रखा है, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई बता दिया। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। बोर्ड पे देखना बेटा। सपोज करो किसी प्रोडक्ट की ये डिमांड है और ये उसकी सप्लाई है। उस प्रोडक्ट का नाम है व्हीट, गेहूं। ये गेहूं की डिमांड है और ये गेहूं की सप्लाई है। तो गेहूं का इक्विलिब्रियम यहां स्ट्रक हो रहा है और इस इक्विलिब्रियम लेवल पे गेहूं की जो प्राइस है वो है 20 रुपए। ये प्राइस जो है ना, ये कितनी है? 20 रुपए। अब सरकार को ये लगता है कि गेहूं का प्राइस 20 रुपए बहुत ज्यादा है और इस 20 रुपए पे लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, और हमारी बहुत सारी जो जनसंख्या है उसमें से बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उनके लिए 20 रुपए बहुत ज्यादा है। तो सरकार तुरंत प्रभाव से एक सर्कुलर इशू करेगी और बोलेगी कि कोई भी बंदा गेहूं 15 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचेगा। इस कंसेप्ट को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। तो जितने भी सेलर है वो मार्केट में 20 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन सरकार की नोटिफिकेशन आते ही 15 में बेचने लग जाएंगे। अब कोई अगर उनसे सवाल करे सरकार से कि भाई साहब इक्विलिब्रियम तो 20 पे आ रहा है, तुम 15 बोल रहे हो, बोला हम सरकार है, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं बेचोगे जेल में उठा के डाल देंगे। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे चली गई प्राइस। इस कंसेप्ट को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। जबकि ये डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं हुआ, सरकार ने किया है अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम हो गई, ऐसा नहीं है, सरकार ने अपनी मर्जी से कर दिया। तो सरकार सर ऐसा क्यों करती है? एग्जाम में आया तो कि सीलिंग कब लगाई जाती है? सीलिंग हमेशा लगाई जाती है एसेंशियल आइटम्स पे, और सीलिंग हमेशा तब लगाई जाती है जब सरकार को यह लगता है कि कुछ चीजें इक्विलिब्रियम प्राइस पे बहुत ज्यादा पे बेची जा रही है
और वो एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक अफोर्डेबल रेट पे नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार इंटरवेन करती है और मार्केट की प्रैक्टिसेस को अबॉलिश करके खुद की प्रैक्टिसेस डेवलप करती है। मार्केट तो क्या कहता है, डिमांड सप्लाई से प्राइस निकलना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कहती है, नहीं, बाढ़ में जाए डिमांड और बाढ़ में जाए सप्लाई। हम कह रहे हैं गेहूं 15 रुपए में बेचो तो 15 में ही बेचना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कम ही होगा, बढ़ाई थोड़ी सरकार। टैक्सेस बढ़ाने से प्राइस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे सरकार ऐसे बीच में आके नहीं बोलेगी कि ये टीवी तो बहुत सस्ता बिक रहा है 5,000 रुपये, 7,000 कर दो इसको, ठीक है। ऐसे सरकार बढ़ाएगी नहीं। बढ़ाने का भी एक कंसेप्ट है, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तुम्हें, कम करने का। तो प्राइस सीलिंग अगर एग्जाम में आए तो क्या लिखोगे, देखो मैंने यहां पे दे रखा है, इट इज द अपर लिमिट ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट बियॉन्ड विच नो सेलर कैन चार्ज फॉर द कमोडिटी। अपर लिमिट है, मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा कोई भी सेलर चार्ज, और ये प्राइस कितना है, 15 रुपए। अब आगे मैंने लिखा है द लिमिट में बी लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जबकि ये लिमिट इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर है। इक्विलिब्रियम प्राइस, देखो कितनी कमाल की बात है, एक तरफ तो बोल रहा हूं ये मैक्सिमम प्राइस है और एक तरफ बोल रहा हूं ये इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर है, इसीलिए तो मैक्सिमम है। तो हमेशा प्राइस सीलिंग में सरकार लोअर लिमिट फिक्स नहीं करती, अपर लिमिट फिक्स करती है, मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा तो आप बेच ही नहीं सकते। इवन दो इक्विलिब्रियम 20 है, फिर भी आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 15 में, क्योंकि ऐसा किसने कहा है, सरकार ने। कोई आपसे पूछे रियलिस्टिक एग्जांपल बताओ कि सरकार ने कब कब ये कंसेप्ट यूज किया है, तो ये कंसेप्ट सरकार ने 10 से 15 बार यूज किया है, और जितनी भी बार यूज किया है एसेंशियल आइटम पे किया है। सबसे ज्यादा बार ये गेहूं पे, उसके बाद दाल पे, पल्सेस पे, उसके बाद शुगर केन पे। राजस्थान सरकार ने अभी थोड़े समय पहले ज्वार और बाजरा पे किया था, ये रेटें गिरा दी थी उसकी। तो सरकार समय समय पर प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट यूज करती है, इसीलिए किताब में है। तो कौन यूज करेगा इसे, गवर्नमेंट। किसके लिए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। किसके लिए, ताकि उन्हें चीजें अफोर्डेबल रेट पे मिल सके। ये कंसेप्ट समझ में आया बच्चों, समझ में आया? इसे प्राइस सीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई आपसे पूछे कि प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होती है कि कम होती है, ये मैक्सिमम प्राइस होती है कि मिनिमम प्राइस होती है? क्या सेलर प्राइस सीलिंग से ज्यादा पे बेच सकता है, कम में बेच सकता है? हाँ, कम में तो बेचो ना। अब कोई 15 की जगह 13 में बेचना चाहे, बेचो, बहुत बढ़िया है, लेकिन 15 से ज्यादा में नहीं बेच सकते। हाँ, क्लियर है? हाँ हाँ, कंप्लीट है, अभी बना लेना, रुक जाओ। ये प्राइस सीलिंग का कर्व है, ठीक है। किसका कर्व है? बुलेट पॉइंट में कुछ बातें जल्दी जल्दी लर्न कर लो प्राइस सीलिंग के बारे में। एक तो ये मैक्सिमम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। सीलिंग गवर्नमेंट लगाती है, किसके बेनिफिट के लिए? पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे एसेंशियल आइटम मिले। आपको वेरी गुड। अगर आपको मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि क्या प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट लग्जरी आइटम्स पे यूज कर सकती है, जवाब क्या होगा आपका? पहली बात तो कर नहीं सकती, और दूसरी बात करना भी नहीं चाहिए। लग्जरी आइटम पे क्यों सीले यार, BMW तो बहुत महंगी आ रही है, तुम पागल हो गए होगे, इतनी महंगी बेचते हो। 20 लाख से ज्यादा में कोई नहीं बेचेगा, खरीदो सब, ठीक है, सबको बेचने दो, सबको चलाने दो, ऐसा बोलेगी सरकार? नहीं। हमेशा ये कंसेप्ट किस पे लगता है? एसेंशियल आइटम्स पे। किस पे लगता है? चलो, कोई कुछ पूछा था अभी, बेटा पूछी थी? हाँ हाँ, उसे सर, तो इसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी? किसकी? ये वीट की क्वांटिटी कम नहीं होगी? क्यों सर, और जिसको मतलब 15 में नहीं बेचना होगा, नहीं बेचेगा, तो उसकी क्वांटिटी कम होगी, मतलब जो सप्लायर को 15 में। देख, अब इस पे बहुत सारी डिबेट हो सकती है कि अब जिसको 15 पे नहीं बेचना होगा वो नहीं बेचेगा, बिल्कुल, क्योंकि सरकार आपके यहाँ गन तो लगाएगी नहीं, अबे बेच, ठीक है, तो नहीं बेचना होगा मत बेचो। बट उसके बाद आप उसका करोगे क्या? क्योंकि पूरी दुनिया तो 15 में बेच ही रही है, आप नहीं बेचोगे तो दुकान बंद कर लोगे, तो जो क्वांटिटी आपकी बच गई उसका क्या करोगे आप? वो बफर स्टॉक हो जाएगा फिर, और एक समय आने के बाद वो डेड स्टॉक हो जाएगा। पहले ही कह रहा हूं, ये तो एसेंशियल आइटम है, पेरिशेबल नेचर की है, खराब हो जाएगी समय रहते नहीं बेचोगे तो। कि कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं जिसको सेव कर लोगे। कौन सी आइटम है? पेरिशेबल गुड्स है, और पेरिशेबल गुड्स समय के साथ खराब हो जाएंगे, और अगर डेड स्टॉक होगा तो बाद में वो खत्म हो जाएगा। तो समझदारी इसमें है कि सरकार का जो ऑर्डर है, जिस रेट पे बेचने को बोला है उस रेट पे बेच दो। एक बात सुन लो बेटा, सरकार ऐसे अंधाधुन ऑर्डर नहीं देती, आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है,
लेकिन सरकार के भी तो दिमाग में ये बातें आती होंगी कि कोई नहीं बेचेगा तो क्या होगा, ये वो सोच समझ के एक स्ट्रेटेजिकली इन मूव्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, एकदम अंधाधुंध तरीके से। ऐसा नहीं होता कि रात को 8 बजे आकर अब से 500 और 1000 के नोट बंद, ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली होता है सब कुछ, पहले से देखा जाता है, सोचा जाता है, फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब देखो प्राइस सीलिंग एक बार पढ़ लेता हूं लास्ट। It is the upper limit price fixed by the government beyond which no seller can charge a price for the commodity. This limit may be lower than the equilibrium price. Government adopt this policy in case of necessary or essential items like wheat, rice, pulses, kerosene, etc. So that poor section of the society can afford these items at reasonable price. एकदम perfect language में लिखा हुआ है, easily learn हो जाएगा। और जितना मैंने लिखा है उतना तो आपको लिख के आना ही है। 3 से 4 नंबर में आएगा, एक कर बनाना और जो चीजें मैंने लिखी है वो याद रखना। लर्न हुआ, बुलेट पॉइंट में सारी बातें लिखोगे। पुअर सेक्शन के लिए होता है, नेसेसरी आइटम्स होता है, अफोर्डेबल प्राइस के लिए होता है, और ये बात जरूर लिखोगे इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर कोई भी सेलर बेच नहीं सकता। हाँ पूछो बेटा, जल्दी पूछ। 15 रुपीज, हाँ ये P1 है। अरे बढ़ा ले यार, ये Q1 है, ठीक है। ये प्राइस सीलिंग। अब एक और कंसेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है प्राइस फ्लोर। क्या नाम है इसके? बिल्कुल विपरीत है ये। स्टैंडर्ड डायग्राम बनाए अपन पहले, ये डिमांड और ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब प्राइस फ्लोर सुनो क्या है बेटा, मेरी बात सुनो। कुछ कुछ चीजों में सरकार ये बोलती है कि इस चीज की जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, आपको इसे इससे ज्यादा में बेचना पड़ेगा, कम में नहीं। अगर आप इस चीज को इससे कम में खरीदते हो, मतलब जो हमने तय करा है, तो आपको जेल हो जाएगी। मतलब आपको ये चीज बेचना भी ज्यादा में है और सामने वाले को खरीदना भी उसी रेट पे जो सरकार ने बोला है। उस रेट से कम में खरीदोगे ना तो आपको भी जेल होगी। बेचने वाले को तो कुछ भी नहीं होगा, आपको जेल हो जाएगी अगर आप कम में खरीदोगे तो। ऐसी कौन सी आइटम है ये क्या चीज है सर, ये तो अजीब ही है, ठीक है। जैसे इसका अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 20 है तो सरकार इस पे फ्लोर लगा देती है कि आप इसे 25 में बेचो। कितने बेचो? अगर आपने इसे 20 में बेचा तो आपको ही मारेंगे, और जिसने खरीदा इसे 20 में उसकी तो पिक्चर बना देंगे हम। मतलब यहां पे पाबंदी बेचने वाले पे नहीं है, खरीदने वाले पे। खरीदने वाले को बोला है तुम कितने पे खरीदना सालो, सामने वाला 20 में भी दे रहा हो ना तो उसको कितने देना, 25 ले भाई तू तो। अगर तुमने उससे 20 में खरीद लिया तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। अरे सर यार मजाक कर रहे हो, ऐसी थोड़ी होता है। ऐसा कब होता है बताते हैं। अरे पर पूरा बता तो लेने दे पिक्चर। सवाल पे सवाल, एक एक सवाल, दो दो जवाब, सवाल एक जवाब दो। चलो देखो इधर कैसे हुआ, क्या कंसेप्ट है ये बच्चों। एक्चुअली ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हमारे देश में क्या होता था बेटा एक ज़माने में कि फार्मर्स का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, आज भी होता है। इस कंसेप्ट के बाद थोड़ा कम हो गया। सुनना बराबर क्या होता था। आज मान लो मैं किसान हूँ, गांव में मैंने खेती करी और 100 क्विंटल अनाज मैंने उगाया, 100 क्विंटल गेहूँ। अब वो 100 क्विंटल गेहूँ मैंने ट्रैक्टर में भरा और कोटा आया मंडी में बेचने। सुनते जाना बराबर, थीम समझना पहले तो ही समझ में आएगा कंसेप्ट। मंडी में आया, ट्रक लेके घुसा। अब 1 किलो अनाज की कीमत मेरे हिसाब से हो रही है 15 रुपये, ठीक है। तो मैं मंडी में पहले दुकानदार के पास गया, क्या नाम है, रजत। रजत के पास गया, मैं कहा रजत ये मेरा गेहूँ है, 15 रुपये किलो में देना है। इसने कहा सर मैं तो 12 रुपये दूंगा इस गेहूँ के, 15 रुपये नहीं दूंगा। तो मैं कहा ठीक है मैं इसको नहीं बेचूंगा। फिर मैं मंडी में इसके पास गया, हुसैन के पास। हुसैन ने भी सेम आंसर दिया, मैं तो 12 रुपये दूंगा। उधर गया 12। तो मंडी में ये लोगों ने सबने क्या कर रखा था, एक कार्टेल बना रखी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी मुझे काटने के लिए। मैं किसान आदमी हूँ, अब मैं गाँव से आया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ट्रैक्टर का खर्चा दूँ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा दूँ और वापस लेकर जाऊँ, और वापस भी लेके जाऊँगा तो मैं किसान आदमी हूं, मेरे पास वेयर हाउस नहीं है कि मैं वहां पे वो 100 क्विंटल गेहूं को रखूंगा। मैं तो बेचने के इरादे से ही आया था। तो मैं क्या करूंगा, मजबूरी में, मरता क्या नहीं करता, 12 में ही बेच दिया मैंने। लो पकड़ो, जो रुपए देने हो दो। 12 रुपए दिए, किसान बेचारा जरा सा मुंह लेके चला जाता था। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं, सबसे ज्यादा। बताओ
लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो हमारे देश की इकोनॉमी का रीढ़ का हड्डी ही किसान है। हमारी कोई बहुत बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हम कोई टेक्नोलॉजी के आधार पर जिंदा नहीं है, ठीक है। हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बावजूद भी यह हालत होती थी। अब वो किसान क्या करेगा, ना तो उसके पास रखने के लिए वेयर हाउस है, ना कोई जगह है, और ना उसके पास ट्रांसपोर्ट के पैसे है कि वो वापस गांव जाएगा। वो बेचारा 12 रुपए में डंप करके आ जाता था। मैं तो सेल भी वर्ड यूज नहीं करूंगा, डंप करके आ जाता, डंप 12 रुपए में ही दे देता था, पकड़ो। जबकि उसकी लागत ही 13 रुपए होती थी। वो अगर अपनी लागत जोड़े ना तो उसे लग रहे थे 13 रुपए, और बेच कितने में रहा है मजबूर, 12 रुपए में, और चला जाता था। और ये लोग क्या करते थे, मंडी वाले 12-12 में लेते थे और गेहूं आगे 20 में बेचते थे। एक रिकॉर्ड के अनुसार, एक डेटा बता रहा हूं, इंडिया का ही डेटा, एक डेटा के अनुसार एग्रीकल्चर हमारे देश में एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं होता और ब्रोकर को होता है। जो गेहूं लेकर सिर्फ बेच रहा है ना, वो तो 8 रुपए कमा रहा है, और जो गेहूं बना रहा है, उगा रहा है, वो 1 रुपए के नुकसान पे उगा रहा है। उसे बनाने में कितने लग रहे हैं, 13, और बेच कितने में रहा है, 12 में। सुनते जाना। तो मैं तो 1 रुपए का नुकसान लेके चला गया, और उसने मेरे से गेहूं 12 में लिया है और आगे किसी को 20 में दे देगा। और जब तक वो मेरे घर पे आएगा कंज्यूमर के, तो हम लोग आटा खरीदते हैं 30 रुपए किलो में, 40 रुपए किलो में। लेकिन कितनी कमाल की बात है, हमारी भी जेब कटती है। हम वही आशीर्वाद की थैली में आटा लेते हैं, हम तो 40 रुपए देते हैं, वो 40 रुपए में से फार्मर को 20 रुपए भी नहीं मिलते, ठीक है। और बीच में सब कमा रहे हैं फार्मर को छोड़ के। ये एक कड़वा सच है हमारे देश का, ये आज भी है। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये होता है। अगले साल इंडियन इको में मैं तुम्हें ये सब चीजें डेटा के साथ बताऊंगा कि कितना होता है। अब ये सब चीजों को देखते हुए 2009 में, 2008 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा भाई इस तरीके से तो देश का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो, है अभी भी मतलब, ठीक है। और बहुत जबरदस्त कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह लेकर आए हैं कि उसके लिए मतलब देश का हमेशा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहेगा, जितने रिफॉर्म्स वो लेकर आए हैं। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये था, प्राइस फ्लोर। इसको एमएसपी भी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, एमएसपी, मिनिमम या प्राइस फ्लोर। तो मनमोहन सिंह एक कानून लेकर आया, उस कानून में इन्होंने कहा अब कभी भी फार्मर मंडी में जाएगा और हमने अगर प्राइस फिक्स कर दिया गेहूं का 20, तो फार्मर उसे 20 में ही बेचेगा। जो भी बंदा फार्मर को 18 रुपए देगा या 17 रुपए देगा, उसे जेल में डाल देंगे। अब अगर वो सेलर ये बोलेगा कि इसका इक्विलिब्रियम प्राइस तो 12 है, क्योंकि तुमने ही तो इक्विलिब्रियम डिसाइड किया है, साले तुम लोग ही बैठे हुए हो यहां मंडी में, सारे एका कर लिया है सबने, और इक्विलिब्रियम कितना डिसाइड कर दिया है, 12। बाढ़ में जाए तुम्हारा इक्विलिब्रियम। तुम्हें फार्मर को ये चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, अरे खरीदनी पड़ेगी 20 रुपए में, क्योंकि अभी एमएसपी कितना चल रहा है गेहूं का, 20। तो किसान खुश हो गए। अब किसान जब जाते थे ना इनके पास, बोलते थे वो हम भी पढ़े लिखे हैं, एमएसपी देख के आए हम लोग, मोबाइल में मैसेज आया हमारा, गेहूं का एमएसपी कितना चल रहा है, 20 में लेना पड़ेगा। तो लोग बोलते थे हम नहीं ले रहे। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, नहीं ले रहे ना ये, एसएस कराओ। सरकार ने अपना एक गोडाउन खोला और बोला वहां दे दो, 20 रुपए हम देंगे। तो जो लोग नहीं लेते उनको मत बेचो, और सारा माल किसको बेच दो, सरकार को। तो सरकार क्या करेगी फिर इतने गेहूं का, सरकार बेचेगी। सरकार क्या करती थी, इन गेहूं को ले लेती थी और वो अपने लेवल पे बेचती थी, और सरकार आधार उस पे राशन कार्ड पे देती तो है गेहूं, तो सबको दे देती थी, फिर बीपीएल कार्ड वालों को दे देती थी। तो सरकार के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वो लोगों के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि उनके पास जब ग्राहक आता था तो वो कहां से देंगे, वो फार्मर थोड़ी है, वो उगा थोड़ी सकते हैं, वो तो दल्ले हैं, वो तो लेते थे बेचते थे, लेते थे बेचते थे, ब्रोकर थे। क्या थे वो लोग, ब्रोकर। तो ब्रोकर प्रोड्यूस तो कर नहीं सकता, तो उनकी तो पूरी नीड किस पे डिपेंड थी, फार्मर्स पे। और फार्मर ने उनको एक झटके मना कर दिया, हम नहीं दे रहे माल, तो जरूरत उनकी होती थी। अब अगली बार वो 20 में भी खरीदते थे, 25 में भी। अबे तो रुक तो जा, कहां ले जाए इसको। तो वो 20 पे दे, 25 पे दे, 30 पे दे, उन्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि अब गरज उनकी है। तो इट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय मनमोहन सिंह इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग। और इससे एग्रीकल्चर में इतना जबरदस्त रिफॉर्म आया कि फार्मर्स की इनकम बढ़ने लगी। फार्मर्स का सुसाइड का रेशो कम हो गया इंडिया में। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड करते थे, अब स्टूडेंट करते हैं। कोटा में नहीं, पूरे इंडिया का ही रेशो है, ठीक है। तुम मत कर लेना, खैर तुम तो मारा हो और 2-3 को। हाँ, तो ये कंसेप्ट है एमएसपी।
एक बार मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दो, सारे डाउट लूंगा, अपन यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। अब मेरी तरफ देखो और एमएसपी या प्राइस फ्लोर के बुलेट पॉइंट सुनो। ये प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी कि ज्यादा होगी? उल्टा है सब, यहां कम थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से, ये मैक्सिमम प्राइस है कि मिनिमम प्राइस है? ये मिनिमम है। अगर किसान आपको 20 में दे रहा है, एमएसपी 20 है तो 20, अब अगर साहब ने बोला 22 देना चाहता है तो 22 दे, 25 देना चाहता है तो 25 दे, लेकिन 20 तो देने ही। तो इट इज नॉट द मैक्सिमम प्राइस एट विच फार्मर विल सोल्ड हिज कमोडिटी, इट इज द मिनिमम प्राइस एट विच फार्मर विल सोल्ड हिज कमोडिटी। यहां पे बताया था ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? पुअर सेक्शन को। ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? फार्मर्स के। ये बताया था किस कमोडिटी पे लगता है? एसेंशियल आइटम पे। ये किस पे लगता है? फूड ग्रेन पे। किस पे लगेगा? फूड ग्रेन पे, स्पेशली वीट, राइस, शुगर कैन, जवार, बाजरा, इन चीजों पे लगता है। ठीक है। अब क्या सर आपने स्टोरी सुनाई, ठीक है, बढ़िया है, तो इससे क्या फार्मर्स का भला हो गया? मतलब अब अच्छा हो गया सब कुछ ये आने के बाद? नहीं, ये आने के बाद भी अच्छा नहीं हुआ। बताऊं क्यों नहीं हुआ? ये आने के बाद इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि फार्मर्स अपना गेहूं तो बेच देते थे 20 रुपए में, लेकिन क्या है कि बहुत सारे फार्मर हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों से क्या करते थे, पेपर के ऊपर साइन करा के अंगूठा लगवा लेते 20 रुपए और अकाउंट में 20 रुपए डाल देते थे और बाद में बोलते थे इनको इन कैश करा के 5 रुपए हमें कैश में दे देना। तो तुम्हारे खाते में एंट्री तो 20 रुपए की शो हो गई, लेकिन अब तुम्हें हमें कैश में 5 रुपए वापस देने पड़ेंगे। तो फार्मर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये लोग सब वही कार्टेल बना लेते थे। जब वो जाता था ना फार्मर की 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, तो सब वो कोई 15-15 ही बोलते थे और सब यही बोलते थे देंगे तुम्हारे खाते में 20, लेकिन बाद में तुम्हें 5 रुपए हमें वापस देने पड़ेंगे। फार्मर इनकी बात नहीं मानता था तो सरकार में जाता था। तो सरकारी अफसर कौन से अच्छे हैं? करप्शन तो वहां पे भी चरण सीमा पे है। तो वहां पे भी जब वो लेकर जाता था अपना प्रोडक्ट, तो वहां पे वो लोग करप्शन मांगते थे, रिश्वत मांगते थे कि हम ले तो लेंगे। कोई वहां पे थोड़ी कोई प्राइम मिनिस्टर खुद बैठा रहता था, लाओ हम देंगे तुम्हें।